बेकसूर मोहब्बत। ये दो बहनें थीं, मोमिना और उज़्मा। दोनों में 1 साल का फ़र्क था। हम सब छठी जमात में थीं। एक रोज़ में उन दोनों के हमरा गुड़िया खेल रही थी कि उनका भाई मन्नान आ गया, जिसको सब मानी कहते थे। वो हमारे साथ बैठकर खेलने लगा। मुझे बारा लगा। उसी वक्त मानी की शिकायत मैंने इसके अबू से कर दी, जो घर में ही थे। अंकल ने मानी को बहुत डांटा कि इतने बड़े हो गए हो और लड़कियों के साथ गुड़ियां खेलते हो, शर्म नहीं आती। गरज इतनी डांट पड़ी कि मानी की आंखों में आंसू आ गए। अब वो नाराज हो गया और मुझसे जलने लगा। वक्त गुजरता गया और हम चारों मैट्रिक में आ गए। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैं अखबार लेकर उनके घर गई। मानी ने भी मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। अखबार देखकर उसका चेहरा दमकने लगा। वो मेरे हाथ से अखबार लेकर रिजल्ट देखना चाहता था। मैं समझ गई वो क्या चाहता है। तभी मैंने तरस खाकर पूछा, मानी अपना रूल नंबर बता दो। मैं और वो अपना अपना रूल नंबर देखने लगे, साथ मोमिना और उज़्मा भी। मैं एक पर्चे में रह गई थी, जबकि वो तमाम पर्चों में पास हो गया था। मेरा चेहरा उतर गया। वो तसल्ली देने लगा। इसकी तसल्ली से मेरा दाके हल्का हो गया। यूं दुश्मनी दोस्ती में बदल गई और फिर रफ्ता रफ्ता हमारी दोस्ती किसी और जज्बे के ताबे हो गई, जिसका मोमिना और उज़्मा को बिल्कुल भी पत्ता नहीं था। मैट्रिक के बाद मैंने उनके घर रोज़ का आना जाना बंद कर दिया। तभी मानी मुझे रोज़ शाम को अपने छोटे भाई के हाथ पान भिजवाने लगा, क्योंकि मैंने मोमिना से कहा था कि भाई मैं तो तुम्हारे घर पान खाने आती हूँ, अब जल्दी नहीं आ सकती तो एक पान भिजवा दिया करो। मानी पान 10 रुपए के नोट के साथ कागज में लपेट कर भेजता था। तभी मैंने एक रोज़ इसके भाई के हाथ नोट वापस कर दिए और साथ एक गुल्क भी भिजवा दी, जिस पर्चे में इसने कई नोट लपेट कर भेजा था। इस पर लिख दिया कि पान भेजने का शुक्रिया, लेकिन आइंदा पान के साथ नोट को वापस मत भेजना। मैं तुमको गुल्क भिजवा रही हूँ, मेरे नोट इसमें जमा करते जाओ, कभी काम आएंगे। इसने ऐसा ही किया। मैं इसके घर गई तो इसने कहा कि मैं रोज़ तुम्हारे नोट तुम्हारे भेजे हुए डब्बे में डाल देता हूँ, देखेंगे कि कितनी दौलत जमा हो पाती है। इस रोज़ से हमारे लगाव की गाड़ी जरा तेज रफ्तारी से चल पड़ी। मानी के घर का माहौल इतना सख्त था कि वो अपनी और मेरी शादी की बात अपने वालिदैन से नहीं कर सकता था। अगर उसके बाप को पता चल जाता कि वो मुझसे अपनी पसंद की शादी करना चाहता है तो यकीनन वो मानी को उल्टा लटका देते। उधर मेरे वालिदैन मेरी शादी की बातें करने लगे थे और मेरी मंगी मेरे मामूजात से तय करने वाले थे। जब मैंने अपने घर में ये हालात देखे तो मानी को कहा कि तुम जल्दी रिश्ता भेजो, वरना मैं किसी और की हो जाऊंगी। इसने अपने एक दोस्त शौकत से मशवरा किया, जो उनके पड़ोस में रहता था। वो भी हमारी तरह का नादान और नासमझ लड़का था। इसने अपने एक और दोस्त शेर अस से मशवरा किया, जिसके पास गाड़ी भी थी। वो कहने लगा, उन दोनों को वक्त ज़ाय किए बगैर जल्द अज जल्द शादी कर लेना चाहिए, वरना ये उम्र भर एक दूसरे से ना मिल सकेंगे। लेकिन ये शादी करके जाएंगे कहाँ और घर से कैसे निकल पाएंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो और मानी से कहो कि इसके लिए हमारी और तुम्हारी जान भी हाजिर है। आखिर दोस्त किस दिन के लिए होते हैं? आज काम ना आए तो फिर ये दोस्ती किस काम की? जब दोस्तों ने हिम्मत दी तो मानी मेरी खातिर इश्क के घोड़े पर सवार सूली चढ़ने को तैयार हो गया। तीनों दोस्तों के सलाह और मशवरे हुए और हम बेवकूफ़ों की तरह बेसरोसामानी के साथ घर से निकल पड़े। मानी गुल्क में रोज़ाना जो 10 रुपए का एक नोट डालता था, उन जमाशदा पैसों से इसने मेरे लिए एक जोड़ा खरीद लिया। हसब प्रोग्राम एक रोज़ सुबह कॉलेज जाने वाले तांगे से उतरी तो वहाँ शिराज गाड़ी लिए मुंतजिर था। मानी ने मुझे गाड़ी का नंबर बता दिया था। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। 1 घंटा बाद वो मुझे अपने गांव ले आया, चूंकि ये गांव हमारे गांव से 1 घंटे की मुसाफत पर था। शेर अस पेशावर का लड़का था और उसकी जुबान में नहीं जानती थी। इसने अपनी वालिदा से पश्तो जुबान में कुछ कहा और मुझे उनके हवाले करके वापस चला गया। इस दौरान मानी और शौकत कहीं नहीं गए, बल्कि वो अपने घर पर ही मौजूद रहे। उन दिनों मेरी उम्र 17 बरस से कुछ ही ज्यादा थी। घर से निकलते वक्त मैंने ये भी ना सोचा कि मेरे गायब हो जाने से वालिदैन पर क्या गुजरेगी। 15 दिन तक मैं शिराज के घर पर रही और मेरे चले आने के बाद खादीजा ने किया क़यामत टूटी। महल्ले के लड़कों को मेरी वजह से पूछ-गुछ के लिए पकड़ा गया। बिलावजा थाने में मारा पीटा गया। कुछ को हवालात में बंद कर दिया गया, लेकिन तफ्तीशकार मेरे बारे मालूमात हासिल करने में नाकाम रहे। 15 रोज़ बाद शिराज़मानी के घर का माहौल इतना सख्त था कि वो अपनी और मेरी शादी की बात अपने वालिदैन से नहीं कर सकता था।
अगर उसके बाप को पता चल जाता कि वो मुझसे अपनी पसंद की शादी करना चाहता है तो यकीनन वो मानी को उल्टा लटका देते। उधर मेरे वालिदैन मेरी शादी की बातें करने लगे थे और मेरी मंगी मेरे मामूजात से तय करने वाले थे। जब मैंने अपने घर में ये हालात देखे तो मानी को कहा कि तुम जल्दी रिश्ता भेजो वरना मैं किसी और की हो जाऊंगी। इसने अपने एक दोस्त शौकत से मशवरा किया जो उनके पड़ोस में रहता था। वो भी हमारी तरह का नादान और नासमझ लड़का था। इसने अपने एक और दोस्त शेर अस से मशवरा किया जिसके पास गाड़ी भी थी। वो कहने लगा उन दोनों को वक्त ज़ाय किए बगैर जल्द अज जल्द शादी कर लेना चाहिए वरना ये उम्र भर एक दूसरे से ना मिल सकेंगे। लेकिन ये शादी करके जाएंगे कहाँ और घर से कैसे निकल पाएंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो और मानी से कहो कि इसके लिए हमारी और तुम्हारी जान भी हाजिर है। आखिर दोस्त किस दिन के लिए होते हैं? आज काम न आए तो फिर ये दोस्ती किस काम की? जब दोस्तों ने हिम्मत दी तो मानी मेरी खातिर इश्क के घोड़े पर सवार सूली चढ़ने को तैयार हो गया। तीनों दोस्तों के सलाह और मशवरे हुए और हम बेवकूफ़ों की तरह बेसरो सामानी के साथ घर से निकल पड़े। मानी गुल्क में रोज़ाना जो 10 रुपए का एक नोट डालता था उन जमाशदा पैसों से इसने मेरे लिए एक जोड़ा खरीद लिया। हसब प्रोग्राम एक रोज़ सुबह कॉलेज जाने वाले तांगे से उतरी तो वहाँ शेर अस गाड़ी लिए मुंतजिर था। मानी ने मुझे गाड़ी का नंबर बता दिया था, मैं इसकी गाड़ी में बैठ गई। 1 घंटा बाद वो मुझे अपने गांव ले आया चूंकि ये गांव हमारे गांव से 1 घंटे की मुसाफत पर था। शेर अस पेशावर का लड़का था और उसकी जुबान में नहीं जानती थी। इसने अपनी वालिदा से पश्तो जुबान में कुछ कहा और मुझे उनके हवाले करके वापस चला गया। इस दौरान मानी और शौकत कहीं नहीं गए बल्कि वो अपने घर पर ही मौजूद रहे। उन दिनों मेरी उम्र 17 बरस से कुछ ही ज्यादा थी। घर से निकलते वक्त मैंने ये भी ना सोचा कि मेरे गायब हो जाने से वालिदैन पर क्या गुजरेगी। 15 दिन तक मैं शेर अस के घर पर रही और मेरे चले आने के बाद खादीजा ने किया कयामत टूटी। महल्ले के लड़कों को मेरी वजह से पूछ-गुछ के लिए पकड़ा गया। बिला वजह थाने में मारा पीटा गया, कुछ को हवालात में बंद कर दिया गया, लेकिन तफ्तीशकार मेरे बारे मालूमात हासिल करने में नाकाम रहे। 15 रोज बाद शिराज शौकत और मानी के हमरा आ गया। शिराज ने अपने घर वालों को ये बावर कराया था कि मैं उसके दोस्त मानी की मनकूहा हूँ। बहरहाल ये तीनों मुझे लेकर अपने एक और दोस्त हबीब के पास अटक आ गए जहां मेरा इनकाह मानी के साथ करा दिया। अब हम अपनी दानिस्त में मियां बीवी थे, ताहम हबीब एक सियाना शख्स था। इसने शरी निकाह के वक्त अपने एक रिश्तेदार वकील से भी राब्ता किया और फोटोग्राफर से मेरी बावक्त निकाह तस्वीर बनवाई। निकाहनामे के साथ वो हमें वकील के हमरा बड़े शहर ले गया। कोर्ट ले जाकर तमाम कानूनी कार्रवाई करवाई और कानूनी कागजात भी बनवाए। कोर्ट में मेरा बयान हुआ। इस सारी कार्रवाई में हमारे पास पैसे खत्म हो गए। कुछ रकम शिराज ने दी, इसी ने हमें रावलपिंडी पहुंचा दिया। वहां वो हमें एक मकान ले गया जिसमें एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहते थे। हम उनके साथ उनके मकान के एक कमरे में रहने लगे जिसका किराया पेशगी शिराज ने अदा कर दिया। अब पैसों का मसला था जिसके लिए मानी का गांव जाना जरूरी था। वो मुझे तसल्ली देकर गांव चला गया। वो वालिद की दुकान पर गया। इत्तेफाक से इसके अबू दुकान पर मौजूद न थे। इसने मैनेजर से कुछ रकम ली और जब लूटा तो बहुत परेशान था। मानी ने बताया कि पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है, हो सकता है मुझे जेल हो जाए, तुम वदा करो कि बदल तो ना जाओगी। तुम्हारे वालिदैन ने मुझ पर अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया है। ये हालात इसे इसके दुकान के मैनेजर से मालूम हुए थे। मैंने इसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। फिर सुबह होते ही मैं शौकत और मानी अपने गांव के करीब एक शहर में आ गए क्योंकि उनको खदशा था कि जहां हम रह रहे हैं शायद इस जगह का इल्म मानी के वालिद को हो चुका है, कहीं पुलिस उनको तंग करने यहां तक न आ जाए। अब शौकत ने हमको समझाना शुरू किया कि तुम लोग कब तक इधर अलिफादिर चिपत्ती फिरोगे, जबकि मानी रकम लेने गांव नहीं जा सकता, तो बेहतर है कि दोनों अपने वालिदैन को मनाने की राह निकालो ताकि पुलिस से जान छोटे। वालिदैन फिर वालिदैन हैं, वो तुम लोगों को पुलिस के हवाले करने की बजाय कोई इज्जत भरा हल निकाल लेंगे। हम फिर से शौकत की बातों में आ गए क्योंकि बगैर पैसे कहीं भी रहना मुहाल था और उम्र भर छप कर भी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। बस हमने इसका कहा माना और अपने गांव जाने वाली बस में सवार हो गए। बदकिस्मती से बस वाले ने हमें अपने गांव से 2 मील आगे उतार दिया। हमने पैदल ही गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। हालांकि ये इलाका डाकुओं की वजह से खतरनाक समझा जाता था, लेकिन हमें पुलिस के खौफ ने बाकी हर खौफ से बेनियाज कर दिया था। जब हम गांव में शौकत के घर के सामने पहुंचे जहां मैं पहले भी आ चुकी थी,
मैं झट से घर के अंदर चली गई। आज घर और चार दीवारी की अहमियत का अंदाजा हुआ कि इसके बगैर इंसान खिले आसमान तले कुछ भी नहीं। अगले रोज शौकत को मेरे रिश्तेदारों को जाकर मेरे मुताल्लिक मुतमईन करना था और मामला तय कराना था। मानी को भी अपने घर वालों को मनाना था। शिराज को भी अपने मामों के घर जाना था जहां वो हमारे गांव में रहता था। अब ये तीनों मुझे शौकत के घर छोड़कर अपनी अपनी मंजिल रवाना हो गए। शौकत का ये घर उसके दादा मरहूम का था जो कुछ अरसे से खाली पड़ा हुआ था। सारी मंसूबा बंदी धरी रह गई। मानी जो वालिदैन को मनाने गया था वो फिर वापस न आ सका। अलबत्ता 2 दिन बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेरे में ले लिया। पुलिस के साथ मेरे चचाजाद भाई, मेरे बहनोई और इलाके का एक मुअज़्ज़ज़ शख्स भी था। मुझे इस कदर मार पड़ी कि मैं वादे इकरार सब भूल गई। मेरा जाल हुन कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ये भी पता चला कि पुलिस मानी को गिरफ्तार करके ले आई है और इस पर तशद्दुद भी खूब हुआ है। 5वीं रोज मुझे सिविल कोर्ट में पेश किया गया तो मैंने पुलिस और वालिदैन के खौफ के मारे एक बिल्कुल भरी हुई कैसेट की तरह बोलना शुरू कर दिया जो मेरे अपनों ने मुझे सिखाया था। मैं वही बातें कह रही थी और हर तरीके से मानी, शौकत और शेर अस को मुजरिम साबित कर रही थी। मुझसे यहाँ तक बयान दिलवाया गया कि उन सब ने मेरे साथ ज्यादती की है, हालांकि मानी से निकाह हुआ और बाकी सब ने मुझे एक बहन की तरह रखा था और एक मैली नज़र तक मुझ पर नहीं डाली थी। ये मैं जानती थी और मेरा खादी गवाह था कि ये बाकी इस मामले में बेगुनाह थे, लेकिन अब तो उन सब पर वो हुदूद का केस बनवा रहे थे। उन सब का यही कसूर था कि उन्होंने हमारा साथ दिया था जिस रोज मुझे बयान देना था। मानी को भी हथकड़ी लगाकर कोर्ट में मेरे सामने लाया गया और फिर मैंने इसके सामने भी वही बयान दिया। मानी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन इंसूहे में यही सवाल था कि तूने मेरी वफा का ये सिला दिया। जब मैं बयान दे चुकी तो मानी ने बेइख्तियार कहा, अगर तेरे बयान पर मुझे फांसी की सजा भी हो जाएगी तो परवाह नहीं है, खादी करे आइंदा तुमको कोई तकलीफ न पहुंचे। सबके सामने इसका ऐसा कहना था कि मेरा सर शर्म से झक गया। जब मुझे घर लाया गया तो मैं बहुत रोई, मगर ये मानी को कौन बताता कि घर आकर मैं अपनी बेबसी पर कितना रोई हूँ। मैं तन्हाई में अपनी बदनसीबी का मातम करने लगी क्योंकि जख्म अभी हरा था और घर वाले भी मेरी तरह इस बात से लाइम थे कि कुदरत क्या फैसला करती है। वो समझ रहे थे कि हमने उन नादानों को उनकी जवानी और जुर्रत की खूब सजा दी है, लेकिन एक सजा अभी और बाकी थी। वो ये थी कि एक नई रूह मेरे वजूद में जन्म पा चुकी थी। वक्त गुजरा तो मेरी माँ को एहसास हो गया कि एक क़यामत अभी हमारी मुंतज़िर है। उनके हाथ पांव फूल गए, भाग दौड़ शुरू कर दी गई, लेकिन इस मरहले से निमटना आसान नहीं था और मैं भी नहीं चाहती थी कि एक रूह को इस दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया जाए, मगर उसके सवा चारा ना था। माँ और मेरी बड़ी बहन इसी भाग दौड़ में लगी थीं और मैं जाए नमाज पर दुआ करती थी, खादी करे उनकी ये भाग दौड़ कामयाब ना हो और ये मजबूर होकर मुझे फिर से मानी के साथ जिंदगी गुजारने की इजाज़त दे दें, ताकि एक नन्ही मनी जान पैदाइश से कब्ल मौत के मुंह में जाने से बच जाए और हम दोनों भी तबाह और बर्बाद होने से बच जाएं। मेरी दुआ कबूल हो गई। किसी नर्स, किसी डॉक्टर ने कत्ल के इस फेल की जिम्मेदारी लेने की हामी ना भरी। जब माँ ने जान लिया कि इस हकीकत से छुटकारा मुमकिन नहीं है तो इसने मुझे अपने एक रिश्तेदार के घर दूसरे गांव भिजवा दिया, जहां मैंने इस बदनसीब को जन्म दिया जिसको पैदा होते ही मुझसे जुदा कर दिया गया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में गुजरने लगे। बहुत से रिश्ते आए, मगर जब उनको मेरे माजी बारे इल्म हो वो दोबारा नहीं आए, क्योंकि मैं दरख्त से गिरा हुआ वो फूल थी जो दागदार हो चुका था। मुझे भी शादी से नफरत हो चुकी थी जो मुझ पर क़यामत बैठ चुकी थी। आज इस वाक़ये को 30 बरस होने को आए हैं, मगर दिल का जख्म आज भी हरा है। ये वो गेहूं है जो कभी भरा नहीं जा सकता। ये मेरी कम सुनी में एक जज्बाती कदम की सज़ा है जो अभी तक बाकी है। सोचती हूँ अगर हमारे घर वाले हमको मुआफ़ कर देते और हमारी कोर्ट मैरिज को तस्लीम कर लेते तो हम यूं बर्बाद ना होते और हमारी बच्ची भी ऐसे ना रुल जाती, जिसके मुस्तकबिल का सोचकर मेरे दिल में दर्द की लहरें उठने लगती हैं कि खादी जाने मेरी बच्ची को उन्होंने किसको सौंपा है। इतनी सज़ा पा लेने, इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी लोग इस वाक़ये को नहीं भूले। अब भी वो लोग जो माजी के वाक़या को जानते हैं मेरी तरफ उंगलियां उठा देते हैं, मेरी खता को मुआफ़ नहीं किया। मैं आज भी मुजरिम हूँ।